वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द स्पेक्टेटर क्लब, जो कि रिचर्ड स्टील के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर राइटर स्पेक्टेटर क्लब के वेरियस मेंबर के बारे में वन बाय वन बतलाते हैं। इसी के बिगनिंग में ही हमें राइटर एक जेंटलमैन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिनका की नाम है सर रॉजर डी कवर्डली। राइटर बतलाते हैं कि इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो एक डांस इंट्रोड्यूस किए थे, जिस डांस का नाम उनके नाम के बाद है रखा गया। राइटर बतलाते हैं कि ये जो हैं वो रेगुलरली मतलब नियमित तौर पर नहीं आते हैं क्लब, लेकिन वो ऑफन आते हैं, मतलब अक्सर आते हैं। इसलिए जो राइटर है वो श्योर नहीं है कि जो ये पर्सन है रॉजर डी कवर्डली उनका नाम काउंट करे या नहीं करे। राइटर बतलाते हैं कि इनका बिहेवियर गुड है, गुड जेंटल बिहेवियर है इनका बहुत ही स्पेशल बिहेवियर है, जो कि उन्हें स्पेशल बनाता है। कभी कभी ये जो रॉजर डी कवर्डली हैं वो लड़ जाते हैं, फाइट कर जाते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड है, जो सामने वाला है, वो गलत है। लेकिन ये जो है ये एक ह्यूमर है। अकॉर्डिंग टू एसेस्ट कहते हैं कि रॉजर डी कवर्डली बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, और ये जो उनका ओकेजनल बिहेवियर है, इससे उनके रिस्पेक्ट पर कोई असर नहीं होता। पीपल जो हैं वो उनके इस बिहेवियर को सीरियसली नहीं लेते। चूँकि वी आर ह्यूमन बीइंग, सो वी कैन नॉट बिहेव लाइक मशीन। हम मशीन की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। तो सर के इस ओकेजनल नेचर को कोई भी बिटरली नहीं लेता है, कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। इसके बाद राइटर बतलाते हैं कि जो सर रॉजर डी कवर्डली हैं वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो सोसाइटी के पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। राइटर बतलाते हैं कि जब भी वो टाउन में आते हैं तो वो सोहो स्क्वायर में रहते हैं, और ये जो सोहो स्क्वायर है वो एक स्ट्रीट है लंदन का, जो कि फेमस है फैशन के लिए। इसका मतलब ये है कि जो सर हैं, सर रॉजर डी कवर्डली, वो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं फैशन में। राइटर बतलाते हैं कि सर रॉजर डी कवर्डली एक बैचलर है, उन्होंने शादी नहीं किया है क्योंकि वो एक विडो से प्यार करते थे, जो कि उसे रिजेक्ट कर दी थी। यहाँ पर राइटर फीमेल की कंडीशन को, फॉरेन कंट्री में फीमेल की कंडीशन को दिखला रहा है। ये जो कमेंट है सोसाइटी पर, ये बहुत ही लाइट कमेंट है। इसके बाद राइटर बतलाते हैं कि सर रॉजर डी कवर्डली कैसे थे पहले, जब उन्हें रिजेक्ट नहीं किया गया था, उससे पहले वो कैसे थे। राइटर बतलाते हैं कि इससे पहले सर रॉजर डी कवर्डली एक फाइन जेंटलमैन थे, और वो रेगुलर भी थे। साथ ही साथ वो सारे स्टाइल और फैशन को फॉलो भी करते थे। लेकिन इस विडो के रिजेक्शन के बाद ये 1 साल तक बहुत सीरियस हो गए थे, और उसके बाद ये कलरलेस हो गए थे, मतलब ये सारे स्टाइल और फैशन को फॉलो करना बंद कर दिए थे। राइटर बतलाते हैं कि वो एक कोट और डबलेट को तब तक पहने थे जब पहनना शुरू किए थे फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो 12 बार फैशन में आकर जा चुका था। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि वो सेम फैशन को बहुत लॉन्ग टाइम तक फॉलो किए थे, मतलब वो अपने स्टाइल को चेंज नहीं किए थे, और वो अभी प्रेजेंटली 56 ईयर के हैं। उनके पास अच्छा हाउस है बोथ इन टाउन एंड कंट्री, और साथ ही साथ उनका बहुत ही रिस्पेक्ट है। लोग उनके कंपनी में आकर, मतलब उनसे मिलकर, उनके साथ रहकर ग्लैड फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, और उनका बिहेवियर बहुत ही जेंटल है। उनके सर्वेंट के साथ भी वे अपने सर्वेंट को उनके नेम से बुलाते हैं, जो उनका नाम होता है, उनके सर्वेंट का जो नाम होता है उसे उसी नाम से बुलाते हैं। और एक और सिग्निफिकेंट बात ये है सर रॉजर डी कवर्डली से रिलेटेड, कि वो जस्टिस ऑफ द कोरम थे। कोरम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर होता है, जो कि रिक्वायर्ड रहता है कोई भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। वो जस्टिस ऑफ कोरम थे। इसका मतलब ये है कि उनको एक रेस्पेक्टेड पोजीशन मिला था। इसके बाद राइटर अनदर जेंटलमैन की बात करता है, जो कि इनर टेम्पल के मेंबर हैं। इनर टेम्पल वो जगह है जहाँ पर
लॉ के स्टडी करने वाले स्टूडेंट रहते हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, ये बहुत ही ऑनेस्ट हैं और इन्होंने क्या किया है, ये अपने फादर के कहे हुए बात को मानते हैं, उन्हें ओबे कहते हैं और अपनी खुद की इच्छा को दबा देते हैं। और इन्हें वहाँ रखा गया था स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए लॉज के बारे में। मतलब कि ये वहाँ वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ये जो है वो लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे। इन्हें एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस ज़्यादा प्यारा था, ज़्यादा अधिक अच्छा लगता था। ये उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकते थे। इनके फादर अक्सर इन्हें क्वेश्चन भेजते थे मैरिज आर्टिकल से रिलेटेड, लीजेस से रिलेटेड, ये जानने के लिए कि उनके बेटे का पढ़ाई कैसा चल रहा है। इन्हें क्रिटिक लाइक एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस पसंद था। उन्हें पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। ये एंशिएंट राइटर्स को पढ़ते थे। इनके फ्रेंड्स को ये बहुत ही अच्छे से मालूम था कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये बहुत ही फेमिलियर थे कस्टम, मैनर, एक्शन और राइटिंग ऑफ एंशिएंट राइटर से, और उनका ये आदत इन्हें बहुत ही डेलिकेट ऑब्जर्वर बनाता था प्रेजेंट वर्ल्ड का। ये एक अच्छे क्रिटिक थे। इसके बाद राइटर नेक्स्ट मेंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हैं सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट एक गुड बिजनेसमैन है लंदन के। ये बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही लेबोरियस है और इन्हें बिजनेस का बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। इनका जो नॉलेज है कॉमर्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इनरिच्ड है। ये एक मर्चेंट है और ये कभी भी थकते नहीं हैं, लगातार काम करते रहते हैं। इनके पास ग्रेट आइडिया है ट्रेड और कॉमर्स को लेकर। इनका बिजनेस समुद्र में चारों तरफ फैला हुआ है। इनके लिए ब्रिटिश शिप बहुत ही कॉमन है। ये कहते हैं कि जो एंशिएंट टाइम था उस समय जो राजा होते थे, जो वॉरियर होते थे, वो वेपन मतलब कि हथियारों से वार करते थे, मतलब लड़ते थे। लेकिन जो करेंट टाइम है, जो वर्तमान समय है, वो समय है ट्रेड और कॉमर्स का। हम अपनी ताकत अपने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाकर, मजबूत बनाकर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये ट्रेडर और स्कॉलर को कंपेयर करते हैं। जो स्कॉलर है वो बुक तक कन्फाइंड रहता है, जबकि जो ट्रेडर है वो रियल लाइफ से लर्न करता है, सीखता है। इसके बाद राइटर इनके एक और क्वालिटी के बारे में बतलाते हैं, जो कि है इनका लैंग्वेज। इनका लैंग्वेज पे बहुत ही अच्छा कमांड है। इन्हें बहुत ही अच्छे से मालूम है कि कैसे बहुत ही अच्छे वे में हम अपने बातों को प्रेजेंट कर सकते हैं। इनका जो मैक्सिम है वो ये है, अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी गॉड। ये कहते हैं कि एक पेनी सेव करना एक पेनी कमाने के बराबर है। इसके बाद ये बतलाते हैं कि ये अपने शिप में, अपने जहाज़ में एक ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाए हुए हैं कि उन्हें उस जहाज़ में घर जैसा फीलिंग आता है, होम जैसा फीलिंग आता है और उन्हें यहाँ से जाने का कोई जल्दी नहीं है। वो बोलते हैं कि जो कंपास है, जो कि एक शिप में लगा हुआ रहता है, जो कि डायरेक्शन बतलाता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। वो कहते हैं कि वो किसी भी तरह की हड़बड़ी में नहीं है घर जाने के लिए, क्योंकि वे अपने शिप में ही होमली, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किए हुए हैं। इसके बाद राइटर नेक्स्ट मेंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है कैप्टन सेंट्री। ये बहुत ही करेजियस हैं, बहुत ही ब्रेव हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। इन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद है और ये दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही आशा करते हैं कि वे भी डिसिप्लिन्ड रहें। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही ईमानदार हैं और ये दूसरों से भी इसी तरह के व्यवहार का आशा रखते हैं। ये अपने ड्यूटीज़ में बहुत ही रेगुलर हैं और ये अपने से छोटे ऑफिसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वे लोग भी रेगुलर रहें। ये मिलिट्री में कुछ साल तक कैप्टन रहे थे और बहुत ही ब्रेवली
फाइट किए थे, बहुत ही बहादुरी के साथ फाइट किए थे। इन्होंने इसलिए रिजाइन कर दिया क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से फाइट किए थे, बहुत ही ब्रेवरी कार्य किए थे, लेकिन इन्हें प्रमोशन नहीं मिला। ये किसी भी ऑफिसर के मिस्टेक को, किसी भी ऑफिसर के वीकनेसेस को बहुत ही फ्रैंकली एक्सप्रेस कर देते थे। ये कभी भी किसी भी ऑफिसर को फ्लैटर नहीं करते थे, किसी की चापलूसी नहीं करते थे। ये अपने से सुपीरियर ऑफिसर को रेस्पेक्ट देते थे, मतलब कि ये जो है वो डिवीज़न को मेंटेन रखते थे। हायर एंड लोअर डिवीज़न जो होता है ऑफिसर में, उसे मेंटेन रखते थे। इसके बाद राइटर नेक्स्ट मेंबर के बारे में बतलाते हैं। राइटर विल हनीकॉम्ब के बारे में बतलाते हैं। ये एक ओल्ड मैन है, लेकिन इनके पर्सनालिटी से ये पता नहीं चलता है कि ये कितने ओल्ड हैं। ये विमेंस को अपने बातों से इम्प्रेस कर लेते हैं। इन्हें फैशन का शौक़ है। ये बहुत ही वेल एक्वेंटेड है इंग्लैंड के फैशन से। ये अधिकतर बात विमेन से रिलेटेड करते हैं, उनके फैशन, उनके मैनर, उनके ड्रेसेस। इनके पास हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज है। यहाँ पर राइटर विल हनीकॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं। राइटर यहाँ विल हनीकॉम्ब के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो सोसाइटी के रियलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं और उसे दिखलाना चाहते हैं। राइटर यहाँ ड्यूक ऑफ मोनमूथ के बारे में बात करते हैं। ड्यूक ऑफ मोनमूथ इलीगल सन था चार्ल्स II का, जो कि अपने राइट के लिए चार्ल्स II के खिलाफ रिबेल किया था। राइटर कमेंट करते हैं कि जो ड्यूक ऑफ मोनमूथ है वो कोर्ट में डांस करते हैं। उनके इस एक्ट पर राइटर कमेंट करते हैं और वो इनका कंपैरिजन विल हनीकॉम्ब से करते हैं, मतलब कि वो ड्यूक ऑफ मोनमूथ का कंपैरिजन विल हनीकॉम्ब से करते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन द स्पेक्टेटर क्लब का, जिसमें राइटर ने स्पेक्टेटर क्लब के डिफरेंट मेंबर को डिस्क्राइब किया है, जैसे सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, कैप्टन सेंट्री, सर रॉजर डी कवर्टली, अ लॉ स्टूडेंट, विल हनीकॉम्ब एक्सेट्रा। यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।